डिराइविंग चार्जेबल ये अगली बात वो कहता है कोई और एक्सपेंस जिसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन से है, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी, अलबत्ता ये एक्सपेंस 4% से ज्यादा। इसके बाद मैंने आपको कौन सी E4 करवाया था, कोई बहाना भी नहीं कर ले कि ना याद है ना कुछ। आपकी मेहरबानी सर, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। ये वाली E4 मैंने कराई जिसमें मैंने बताया था रिपेयर एक्चुअली लेनी होती बल्कि 20% और कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल और 4%। में खड़ा ये 192 था। इनमें से कौन सा लेते हैं, लोअर। डन हो गया सर। अच्छा जी, अब अगली बात आपके साथ करने दो सर जी। बैड डेट आपने पढ़ा होगा क्या होता है? बचिए कि शहीद हो गई? बचिए, माशाल्लाह, वेरी गुड। लो सर, राजी हो ना, कोई छोटी बात नहीं सर जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसमें वो क्या कहते हैं, कौन सी चीजें माइनस करने की इजाजत है। वो कहता है अनपेड रेंट, जिसको क्या कहते हैं, आम जबान में हम इसको कहते हैं बैड डेट। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इसी बैड डेट का नाम क्या है, अनपेड। थोड़ी सी स्टोरी शुरू से सुनाओ तो आपको बात बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। असल बात यह है कि 8 माह का किराया मुझे मिला है और 4 माह का किराया मुझे टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा, 8 लाख पे या 12 लाख पे। एक्रूवल का मतलब तो ये है ना, ये 4 लाख रुपया जिस बंदे ने लेना था वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, खबीर था, ठीक है। अब ये 4 लाख हमें नहीं मिला, हमें दुख दो है। एक तो ये 4 लाख हमारा डूब गया, दूसरा इस 4 लाख के ऊपर जो टैक्स था हमने वो भी जमा करा दिया। अब टैक्स वालों को हमने कहा भाई जान हमने तो इस पे टैक्स जमा करा दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ये ऐसे ही है जैसे बैड डेट है, ये अगले पीरियड की इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी, लेकिन कुछ शर्तें। शर्त नंबर 1, आपने किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति देखी किराएदारी का मुआहिदा नेक नियति पे किया हुआ। पॉइंट नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट ने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को विकेट कर दिया। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, उसने इस प्रॉपर्टी को खाली किया। जिस किराएदार ने डिफॉल्ट किया था उसने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, खाली किया। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। बाकायदा यहाँ इकदाम कर लिए गए कि इसको निकाल देना इस प्रॉपर्टी। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। ये जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है ये किसी दूसरी प्रॉपर्टी का मालिक, ये डिफॉल्टिंग टेनेंट किसी दूसरी प्रॉपर्टी का मालिक किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं है। सॉरी, मिसाल के तौर पे एक पेज लिंक रोड में है और एक पेज गुलबर्ग में है,
दोनों एक ही बंदे का है। लिंक रोड वाले पेज में भी वो किराएदार है जो आपके पैसे खा गया है, और गुलबर्ग की प्रॉपर्टी में भी वो किराएदार है वो भी वही किराएदार है। लिंक रोड में वो आपका किराया खा गया है, और जो गुलबर्ग वाला पेज है वहां पर उसने आपका किराया नहीं खाया। तो वो कहते भाई ऐसा नहीं। अगर वो बैड डेट है तो उसे कहे मेरी जगह खाली करो, ये नहीं कि इस प्लाजे से तो उसे निकाल दिया, दूसरे प्लाजे से उसे नहीं निकाल रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। वो कहता है डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी किसी प्रॉपर्टी पर किराएदार नहीं होना चाहिए। आप मालिक मकान है, आपकी 5-6 प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी का टेनेंट डिफॉल्टिंग है तो यही टेनेंट किसी दूसरी प्रॉपर्टी में भी आपका किराएदार नहीं। दूसरा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, या ये नतीजा निकाल दिया कि कानूनी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, सर जी ये 2021 में इस पर टैक्स लग चुका था, 2022 में ये अलाउड एज बैड डेट हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो वो कहता है भाईजान अनपेड रेंट इनकम में से माइनस सिर्फ वो होगा जो पहले इनकम में शामिल हो चुका है। If the unpaid rent allowed as tax expense is subsequently recovered, अगर वो subsequently recover हो जाए, then the same share would be taxed. लो सर, 2021 में मैंने इनकम में शामिल किया था, 2022 में वो बैड हो गया था, मैंने माइनस किया था, 2023 में उसने हज किया। हज करके आगे कहता है कि यार वहां पे मौलाना साहब ने कहा है कि ये पैसे माफ नहीं होंगे, तो आप मुझे माफ, जब तक आप खुद माफ नहीं करो। मैंने कहा भाई मैं तो माफ नहीं करता, मुझे किराया दो। उसने वो 4 लाख रुपया मुझे किराया दे दिया। ये जो सब्सिक्वेंटली मुझे 4 लाख रुपया मिल गया, ये दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। 2021 में इनकम में शामिल था, 22 में बैड हो गया, माइनस हो गया, 23 में फिर रिकवर हो गया, फिर इनकम में शामिल हो गया। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो। अनपेड रेंट वाली सारी बातें ये थी कि एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए। अच्छा ये पुराने सवाल की है। अगर कोई जगह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वजह से रेंट को दी हुई, यानी कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एंड में आएगी? सर हमने आपको कल पढ़ा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो रेंट नहीं आता जो एग्जेम्प्ट हो, और एग्रीकल्चरल लैंड का रेंट एग्जेम्प्ट है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एंड में फॉल नहीं करेगा। तो इसमें आपके सवाल का जवाब है। लो सर जी, अगला पॉइंट समझे। यार 2018 में हमने खर्चा किया था एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, हमने एक्सपेंस किया, एंट्री की डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल 2018 में, और वो एक्सपेंस इनकम में से भी माइनस कर दिया। 2019 आया, हमने पे नहीं किया, 20 आया पे नहीं किया, 21 आया पे नहीं किया, जबकि इनकम में से माइनस कर लिया हुआ 2018 में। अच्छा अगर आपने पे नहीं किया और 3 साल तक आपने पे नहीं किया, तो 2022 में क्या होगा? दोबारा इनकम में शामिल। 2022 यानी जिस साल हमने वो खर्चा किया था, एक्सपेंस किया था, लेकिन पे नहीं किया था, वो साल गुजरने के 3 साल गुजर गए।
18 में खर्चा किया था, पेबल आ गया था, 19, 20, 21 पे नहीं गया, अनपेड रही है लाइबिलिटी, तो 22 में क्या हो जाएगा, दोबारा इनकम, और 23 में क्या हो जाएगा, अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया गया तो दोबारा अलाउड एज डिडक्शन, अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया गया तो दोबारा अलाउड एज डिडक्शन। सर मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? नतीजा, अगर कोई खर्चा किया था लेकिन उसे पे नहीं किया, तो जिस साल खर्चा किया था वो साल खत्म होने के 3 साल तक भी पे नहीं किया, तो वो 3 साल खत्म होने के बाद दोबारा उसे इनकम में शामिल कर दिया, और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से लेस हो जाएगा। सर जी एक आखिरी बात सुनिएगा, अगर कोई खर्चा किसी दूसरे हेड से रिलेटेड है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं होगा। सर जी 1, 2, 3 ये तीनों बातें लिखी हुई है, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए फिर मैं आगे। चलो सर जी, नहीं सर आगे चलता हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? नहीं सर, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे, सुनने का है। लास्ट पॉइंट ये है, अगर कोई खर्चा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था बल्कि किसी दूसरे हेड से रिलेटेड था तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस। सर जी हम लोग जब कोई जगह मालिक मकान बन के सोचते हैं, जब कुछ जगह हमारे पास है और हम किराए पर देते हैं तो हम सिक्योरिटी भी लेते हैं और किराया भी लेते हैं, ऐसा ही है ना? जो सिक्योरिटी होती है ना वो 2 तरह की होती है, इसको एडवांस भी कहते हैं। ये सिक्योरिटी 2 तरह की होती है, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का क्या मतलब, यानी मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी थी 1 लाख रुपए और रेंट था 20,000। अब तय ये पाया कि हर महीने रेंट मिलेगा 20, रेंट वसूल करेंगे 15,000 रुपए और 5,000 रुपए सिक्योरिटी में से कटौती कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो टेक्निकली मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, टेक्निकली मैं पेमेंट कितनी वसूल कर रहा हूँ, 15,000 रुपए।
जबकि क्या समझेगा, मुझे किराया कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का बैलेंस जो है वो हर महीने 5,000 कम हो जाएगा। पहले साल कितना हो जाएगा, पहले साल 1,00,000 से 5,000 निकल गया, पहले महीने तो कितना रह जाएगा, 95। अगले महीने फिर 15,000 पे होगा, फिर 5,000 एडजस्ट होगा, बकाया कितना रह जाएगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये एडजस्टेबल सिक्योरिटी है जो एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट है, जो रेंट की इनकम के साथ एडजस्ट हो जाती है, एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट है, और ये टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल जब, सॉरी बताइए सवाल, जब हमने लाख रुपए की सिक्योरिटी ली है तो टैक्सेबल होगी नहीं, क्योंकि ये कटौती होती रहेगी। देखिए आप, तकरीबन ये हर बारी में 5,000 कम हो रहा है, तो 20 बारियों में ये पूरा लाख खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो भाई इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, हाँ सिर्फ किराए पे टैक्स लगेगा। कितना वसूल कर रहे हो, 15,000 वसूल कर रहे हो और 5,000 एडजस्ट हो रहा है, तो टेक्निकली ये 20,000 की अमाउंट टैक्सेबल होगी। मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 2,40,000 टैक्सेबल होगा। आपको मैं अंदर की बात बताऊं, असल में ये सिक्योरिटी जो है वो रेंट के अंदर शामिल होके ऑटोमेटिकली टैक्स होती जा रही है, ऑटोमेटिकली टैक्स। हर महीने जो 5,000 सिक्योरिटी का कम हो रहा है, ये किसमें ऐड हो रहा है, रेंट में ही ऐड हो रहा है, तो रेंट भी आप टैक्स लगा रहे हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये जो एडवांस और ये एडजस्टेबल। अच्छा जी, अब अगली बात कर लो, नॉन एडजस्टेबल। सर जी हमारे यहाँ आमतौर पे नॉन एडजस्टेबल रेंट है, जो हमारे यहाँ जरा एक मिजाज है लोगों का कि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा खराब करते हैं किराएदार। वो कहते हैं भाई बात सुनो, जब ये जगह खाली करके मुझे दोगे तो मुझसे सिक्योरिटी, जब ये जगह खाली करके मुझे दोगे तो मुझसे सिक्योरिटी ले लेना। तो रिटर्न टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर वो पहले यानी प्रॉपर्टी खाली कराएंगे, फिर पैसा वापस करेंगे। अब इस केस में अगर 1,00,000 रुपया आपने सिक्योरिटी ली है और 20,000 रुपया रेंट है, तो वो कहता है किस केस में सिक्योरिटी पे टैक्स लगेगा। अगर सिक्योरिटी नॉन एडजस्टेबल होगी कितना टैक्स लगेगा, वो कहता है सिक्योरिटी के अमाउंट ले, डिवाइडेड बाय 10 करें, और यानी अगर 1,00,000 सिक्योरिटी है, डिवाइड बाय 10 करें, कितना बन गया, 10,000। ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितने सालों के लिए, 10 ईयर, 10 ईयर्स इक्वली। हर साल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 10,000 शामिल कर देंगे सिक्योरिटी का, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। यानी इस साल और अगले 9 साल कह लो, या फॉर 10 ईयर्स कह लो, बात एक। नॉन एडजस्टेबल पे तो टैक्स लगना ही नहीं, एडजस्टेबल पे टैक्स लगना, नॉन एडजस्टेबल पे टैक्स लगना है सर, एडजस्टेबल पे तो टैक्स लगना ही नहीं है। नॉन एडजस्टेबल पे टैक्स लगना है, कितना लगना है, डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करते, कितने सालों के लिए, 10। पहली बात उसने ये की कि जो अगर एडवांस है और वो नॉन एडजस्टेबल है,
किसका एडवांस कह रहे हैं? वो खास तौर पे कह रहा है बिल्डिंग का एडवांस है और वो नॉन एडजस्टेबल है, तो जितना एडवांस वसूल किया उसे डिवाइड बाय 10 करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल कर देंगे 10 सालों के लिए। जिस साल वसूल किया वो साल और अगले 9 साल। Commencing from the 10 years in which the advance is। अच्छा, इसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडजस्टेबल एडवांस अगेंस्ट रेंट बिकॉज द सेम विल बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन। हाँ भाई, वो कहता है जो एडजस्टेबल है इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रेंट में शामिल होकर टैक्स हो रहा है। क्या ये सारी बात आपको समझ आ गई है सर जी? ठीक है, ये जो वैल्यू आपने ली है यही वैल्यू सर जी नहीं, हर साल 10,000 रुपए अगले 9 सालों तक। 2024 में 10,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे, 25 में भी 10,000 ऐड करेंगे, 26 में भी 10,000 ऐड करेंगे। कब तक? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2033। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी आपको? आ रहा हूँ वापस, कभी पहले ले तो लो फिर वापस भी। अभी सबसे पहला स्टेप है, जब सिक्योरिटी ली डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। पहली बात ये भाई ने बहुत इसरार किया है, जब हमने जगह खाली करा ली, जगह खाली करवा ली और उसका एडवांस उसको वापस कर दिया, तो जिस साल उसको एडवांस वापस किया उस साल कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्या कहा? जिस साल एडवांस लिया था डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर दिया, जिस साल एडवांस वापस किया उस साल कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये दूसरी एग्जाम्पल। जिस साल एडवांस रिफंड किया है उस साल कुछ भी टैक्सेबल अंडर द एडवांस के वजह से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब आ गई अगली बात सर जी, यही एग्जांपल लेके चलते हैं। सन 2021 की बात है। सिक्योरिटी 1 लाख की और रेंट कितना था? 20,000। कितनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी अमाउंट आई? 1 लाख सिक्योरिटी डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना? और ये 20,000 पर मंथ का मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे कितना? तो 2,50,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दो 2022 आ गया, सब कुछ ऐसा ही रहा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आया सर जी? आप दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 10,000 और यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया? टोटल कितना आ गया? 2023 को एक अजीब वाक्य पेश है। वो वाक्य ये पेश है कि 6 माह बाद ये किराएदार चला गया, ये किराएदार चला गया और एक नया किराएदार आ गया जिसके साथ किराया तय किया है 30,000 रुपए और सिक्योरिटी तय की 1.5 लाख रुपए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब इस केस में इस साल में 6 माह पुराना अरेंजमेंट चलता रहा है और 6 माह नया अरेंजमेंट चला।
अब क्या सीन होगा? सबसे पहले रेंट की बात कर लेंगे। 6 माह तक रेंट क्या है, और अगले 6 माह क्या रेंट आया है, 30,000। 1,80,000 एक हो गया और 1,20,000 एक हो गया, ये टोटल हो गया। और सिक्योरिटी का क्या करेंगे? जो पुरानी सिक्योरिटी है, जो पुरानी 1,00,000 सिक्योरिटी ली हुई थी, उसका क्या करेंगे? जिस साल सिक्योरिटी वापस की उस साल कुछ भी टैक्सेबल वो तो गया। और जो नई सिक्योरिटी मिली है, कितनी मिली है, उसका क्या करेंगे? डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर दूं। एक छोटी सी एडिशन हो, अगर पुरानी सिक्योरिटी वापस की है और नई सिक्योरिटी ली है, तो हम क्या करेंगे? नई सिक्योरिटी डिवाइड बाय 10 माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पर टैक्स लग चुका है। पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। पुरानी सिक्योरिटी कितनी थी? 1,00,000। कितनी अमाउंट पे टैक्स लग चुका हुआ है? एक बार 20 20 150 डिवाइड बाय 10 माइनस करना है इसमें से 20। 1,50,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 13,000 सिक्योरिटी वाला ऐड करेंगे, ये टोटल 3,13,000। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो तो बात समझ में आ गई? यस और नो? ये है हमारी एग्जाम्पल। अब आफ्टर वैकेंसी, if the property is let out again against an other non-adjustable advance, new advance less the portion of previous advance already charged to tax shall be charged equally in 10 years। और ये वाली जो अमाउंट आई है ना 13,000, ये कितने सालों के लिए इतना ही टैक्स होगी? यही बात इसमें लिखी है, कमेंसिंग फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द एडवांस इज रिसीव्ड। जिस साल एडवांस वसूल हुआ है डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल करना है। जिस साल एडवांस वापस किया कुछ भी इनकम में शामिल नहीं करना। एक साल एडवांस वसूल, जो पुराना था वो वापस कर दिया, जो नया है वो वसूल किया है। तो भाई जो नया एडवांस वसूल किया डिवाइड बाय 10 करेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे उसमें से पुराने एडवांस को, वो इसका जिस पे टैक्स लग चुका है वो लेस कर देंगे। जो अमाउंट आएगी 10 साल के लिए इक्वली चार्ज टू टैक्स होगी। ये सर सारी बात मैंने आपको बता दी, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, 5 मिनट आपके पास।
नहीं सर, आगे चलते हैं। सर जी, Mr. A had let out the property to Mr. B for a sum of rupees 1.5 lakh per month on July 2001. Mr. B had paid a sum of rupees 5 lakh as non-adjustable advance. A ने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है B को। B का किराया है 1.5 लाख रुपया, सिक्योरिटी उसने दी है 5 लाख रुपया, वो ना बताए, अंडरस्टूड है कि नॉन एडजस्टेबल। After the expiry of 2 years, Mr. B vacated the premises and Mr. A returned the advance to Mr. B. Thereafter, Mr. C acquired the possession of the same rental. However, the amount of non-adjustable advance was increased to 6 lakh. Compute the gross income for the said property for the year 2024 and 25 before allowing the admissible. अभी किराया कितना था? तो कहता है टैक्सी 2024 और 25 की दोनों की बात। तो मैं ना टैक्सी 2023 से शुरू करता हूँ ताकि आपको एक बात और, क्योंकि जुलाई 2022 का मतलब है टैक्सी 2023 से भी है। रेंट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 12 जी, 18 लाख 1.8 मिलियन। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी।
5 लाख डिवाइड बाय 10 करके 5 सालों में इक्वली 10 सालों में इक्वली 50,000 रुपया डालेंगे, ऐसा ही है ना। 18,50,000 रुपये की टैक्स ईयर 2024 देखिएगा, वही रेंट है, वही सिक्योरिटी है, क्योंकि 2 साल का था ना। अब खास बात आई है केस नंबर 3 में, जब टैक्स ईयर 2025 है, बी चला गया, सी आ गया, किराया कितना था, सेम। सिक्योरिटी का क्या होगा, नई सिक्योरिटी वसूल की है 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, लेकिन माइनस करूंगा पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। ये देखो, ये दो 50 और 50। आपने आगे भी सवाल आएंगे, आपने 5 लाख को डिवाइड बाय 10 करना है और साल गिनने लग जाना है। टैक्स ईयर 2023 है, टैक्स ईयर 2024 है, टैक्स ईयर 2025 में तो वो था ही नहीं जी। जी कितना आ गया, 5 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा। दिस वाज E2, ये E2 था सर जी, का स्क्रीनशॉट आप तक पहुंच जाएगा। मिस्टर मुबीन owns the property at गुलबर्ग लाहौर, नहीं ये वाली नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पहले कराता हूं, पास पेपर निकाल लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1, explain the term rent in the context of income from। सिंपल डेफिनेशन है, क्या मुश्किल है। रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ बिल्डिंग किस साइड में आएगा, पढ़ाया है मैंने इनको। सर जी अगर आपने रेंट के साथ प्रोविजन ऑफ अमेनिटी यूटिलिटी भी देने तो किस साइड में आएगा, मुश्किल तो नहीं लग रहा। 1 जुलाई 2014 में फहीम एग्रीड टू रेंट आउट अ हाउस टू मिर्जा एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 1,80,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2014 एंड रिसीव्ड 1 ईयर रेंट इन एडवांस। किराया कितना मिल गया, 1 साल का एडवांस। उसने रिसीव किया है 8 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिससे उसने किया गया है 4 लाख रुपए पुरानी सिक्योरिटी वापस की है, जो कि जुलाई 2010 में वसूल की थी। बातों में इसने हमें पुरानी सिक्योरिटी भी बता दी और ये भी बता दिया कितने अरसे से इसके पास थी। पॉइंट समझ आ रहा है, यानी अमाउंट ऑलरेडी टैक्स को लेस करना होता है ना, वो इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड। कहीं ऑल्सो इनका द फॉलोइंग, प्रॉपर्टी टैक्स है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है 2 लाख, इंश्योरेंस प्रीमियम है 1,10,000 और
और 5,000 वापस कलेक्शन। लो सर, रेंट की अगर मैं बात करूं तो रेंट कितना है? 1,80,000। कितने महीने का रेंट आएगा सर? इसने पूरे साल का रेंट रिसीव कर लिया, लेकिन याद रखना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेस पे टैक्स नहीं होती, बल्कि एक्रूवल बेस पर टैक्स होती है। तो भैया 1 अगस्त से उसने किराए पर दिया था, तो 11 माह की अमाउंट आएगी। मुश्किल तो नहीं लग रहा? फिर उसके बाद उसने अगली बात क्या बताई? उसने रिसीव किया 8 लाख एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट which was partly used to repay the security deposit amounting to 4 lakh received from the previous tenant in July 2010 and partly used for renovation of the house. आठ लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट था। नया सिक्योरिटी डिपॉजिट 8 लाख था, डिवाइड बाय 10 करना, माइनस करना पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लगता है। पुरानी सिक्योरिटी क्या थी? टैक्स ईयर जुलाई 2010 है, यानी टैक्स ईयर 2011, टैक्स ईयर 2012, टैक्स ईयर 2013, टैक्स ईयर 2014, टैक्स ईयर 2015 शामिल करेंगे। 2015 में पैसे वापस कर दिए, वो शामिल नहीं करेंगे। 11, 12, 13, 14, 4 साल है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। एक साठ कर दे तो यहाँ पर आ गया 60। टोटल कर दीजिए, कितना हो गया? 2044। अच्छा जी, 2044,000। अब खर्चों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी टैक्स। आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स तो माइनस करने की इजाजत है। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट, माइनस करना। उसके बाद आ गया इंश्योरेंस, माइनस करना। उसके बाद आ गया कलेक्शन। कितनी है सर? 5,000 तो पर मंथ है, मल्टीप्लाई में कितने मंथ करूं? 11। और दूसरा 4% बताइएगा मुझे जी भाई। 9279,200। कौन सा लेंगे? लोअर 50। ओ भैया कुछ रह तो नहीं गया? शाबाश। कुछ नहीं भी बताया हुआ तो भी रिपेयर तो 20% लेंगे ना भाई। जी बताइएगा कितना आ गया? 396,000। 20 लाख में से 4 लाख 1 लाख किया, 2 1 किया 6 7, बढ़िया था। 8 लाख लेस होगा। आप कैसे गारंटी है? रिपेयर अलाउंस 20% लिया तो है आपने। सर जी ये रेंट की अमाउंट का पूरे का लेना है, आपने सिर्फ 1980,000 का लिया। नहीं भाईजान, रेंट में सिक्योरिटी भी आती है, रेंट में तो फॉरबिटेड डिपॉजिट भी आता है, वो भी शामिल करना है अगर बिल्डिंग का होगा। तो जो सारा रेंट बिल्डिंग से रिलेटेड है उसका 20% लेना है जी।
वो 2044 था, सीधा सीधा बनना था, 2 को 4 करना था, 4 को 8 करना था। वो मैंने करके आंसर निकाल दिए। जी जी कंफर्म कीजिएगा। अभी ये क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 था ये। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? कोई बात अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आपको समझ आ गई है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करें। वो जिनको सब समझ आ गया, जिन्होंने नोट कर लिया, जिन्होंने नोट करना है वो नोट करें, जिन्होंने कर लिया पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। कोई ऐसा है जो नोट कर रहा है? स्क्रीनशॉट दे देना। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। आप लोगों को बताता चलूं, इंशाल्लाह इस मंडे आप लोगों का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों का टेस्ट है। एक बड़ा टेस्ट बना रहा हूँ। इसमें से 70 सवाल आते हैं, और जो जिन बच्चों ने इस बार टेस्ट नहीं दिया या लेट दिया है, वो सब टेस्ट को खत्म करने के लिए इंशाल्लाह ये हम प्लान करेंगे। हम क्लास में इसका क्लास टाइमिंग में हो, ठीक हो गया? ताकि आप में से कोई बच्चा ना लेट, ना उसको डिले करे, और ना ये कि जी मेरे पास टेस्ट देने का टाइम नहीं। क्लास टाइमिंग में टेस्ट होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब बच्चे दें। बहुत से बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि सब बच्चे ये टेस्ट।
ले सर, आप लोगों को मैंने काफी टाइम दिया ये सवाल करने का। अपार्टमेंट रेंट आउट किया गया था अब्दुल कदीर को, जिसका मंथली रेंट क्या तय पाया था 47। जाहिद ने रिसीव किया नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना, 3 लाख रुपए, विच वॉज पार्टली यूज टू रिपे द नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट अमाउंटिंग टू 1,75,000 received from the previous tenant in July 2003। उसने 20,000 रुपया रिपेयर पर भी खर्च किया है। सबसे पहले रेंट की बात कर लेते हैं, रेंट कितना है। और 80,000। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कितनी है, डिवाइड बाय 10 माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। पुरानी सिक्योरिटी तो पता है 175 है, डिवाइड बाय 10। अब कितने साल हो गए, जुलाई 2003 का मतलब है टैक्स के 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 शामिल नहीं होगा। 2009 में तो पैसे वापस किए, 9 ना करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 5 साल बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 जी। 870 87,500। अच्छा जी, कितना बन गया, 2125। लो सर, ये आ गया हमारा। ये जनाब आपका ग्रॉस रेंट आ गया। इसने क्या रिपेयर लेस करनी है, 20,000 की रिपेयर लेस कर दूं, क्यों जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल 30% लेस करनी है, जो बनेगा 1। जी कितना आ गया, ये आ गया सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। नोट कर लीजिए। कल इंशाल्लाह हम इसके 2 मजीद क्वेश्चंस कराएंगे। आज भी प्रैक्टिस डे था फुल, कल भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस डे होगा। 2 सवाल करवाऊंगा, एक क्विक रिवीजन होगी, फुल फ्लेज फॉर्मेट होगा इंशाल्लाह। कल ये चैप्टर खत्म करके इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी। ऑनलाइन वाले एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा हुआ है, उस सवाल को देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, सर जी अगर वैकेंसी के बाद प्रॉपर्टी कभी दोबारा रेंट पर नहीं देते तो क्या वो टैक्स जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस पे किया था रिफंड होगा। सर जी आपने उतना इस्तेमाल किया, एक छोटी सी बात है ऐसे ही जेन में आई, अगर आप कहते तो मैं कर देता हूँ आपकी खुशी। वो छोटी सी बात यह है कि यार आप सोचेंगे सर ये सिक्योरिटी तो वापस करनी होती है, तो फिर इसको रेंट के तौर पे क्यों शामिल कर रहे हैं और इस पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं, ये एक सवाल। यस, इसका कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भाईजान वो पैसा आपने इस्तेमाल किया है, वो पैसा आपने इस्तेमाल किया है, इस वजह से। हुज़ैफा के सवाल का जवाब ये है कि भाई वो पैसा आपने 2 साल अपने पास वो पैसा रखा, 2 साल वो पैसा इस्तेमाल किया, तो जो इस्तेमाल करने की वैल्यू है
सर जी आपने जब अपने एम्प्लॉयर से ली थी, जब अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया था, वो लोन वापस करना था ना, तो आपने डिवाइड बाय 10 करके उसको इनकम में क्यों शामिल किया था? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू थी। सेम गोस हियर, इस पैसे की वैल्यू है, अगर 2 साल इस्तेमाल किया तो डिवाइड बाय 10 करके 2 साल इनकम में शामिल करेंगे, और उसके बाद वापस कर दिए तो जिस साल वापस किया और अगले सालों में इनकम में शामिल नहीं होगा। ये हुज़ैफा के सवाल का जवाब है जी। ले सर, आज के लिए इतना ही चाहते हैं जी। अल्लाह।